हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। बेटा ये लेक्चर बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके लिए, बिकॉज अगर आपको सेक्शन 22, 23, 24 रजिस्ट्रेशन चैप्टर के पढ़ने के बावजूद भी ऐसा लगता है कि मैम मैं क्वेश्चन ही अटेम्प्ट कर पा रहा, मुझे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो रही है, मुझे पता ही नहीं चल रहा कि मेरी लॉजिक बिल्डिंग कहाँ चली गई, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं इन सब सेक्शंस के अंदर इंटरकनेक्टिविटी कैसे बिठाऊँ, तो बेटा ये लेक्चर आपके लिए। मैं जेन्युइनली बताती हूँ आपको, अगर आप इस लेक्चर को कर लोगे तो सबसे पहली चीज़ मैंने आपका क्या क्लियर करा रखा है, जहाँ जहाँ पे आप अटकते हो, जहाँ जहाँ पे प्रॉब्लम एरियाज है वो सारे डिस्कस करूंगी मैंने। बट आपके सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को एनालाइज कर लिया, उसके बाद आपको एक डिटेल स्टेप प्रोसीजर बताऊंगी कि आप ऐसे फॉलो करो जिसकी वजह से आपका एक भी क्वेश्चन गलत होने वाला नहीं है। रजिस्ट्रेशन का कोई भी क्वेश्चन उठा लेना इस लेक्चर को देखने के बाद, आपका गारंटी है 101% कि वो क्वेश्चन गलत नहीं होगा, अगर आप मेरी थिंकिंग के साथ चलोगे, जो मैं आपको लॉजिक डेवलप करके दे रही हूँ उस लॉजिक के साथ चलोगे, हर क्वेश्चन आपका सॉल्व होगा। अब सबसे पहली चीज बेटा क्या है, आपको इस सेक्शन करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है, आपके एग्जामिनेशन में ये देखा गया कि रजिस्ट्रेशन चैप्टर से 95% चांसेस है कि जो क्वेश्चन आता है आपका प्रैक्टिकल नेचर का आता है, और पूरे चैप्टर में से प्रैक्टिकल जो आएगा वो इन्हीं तीनों सेक्शन के ऊपर बेस बन के क्वेश्चन आएगा, इसके अलावा आता ही नहीं। दूसरी चीज, अब सबसे ज्यादा प्रॉब्लम एरिया कहाँ पे, हर्डल कहाँ है आपको, आप कोई सी भी बुक रेफर कर लो, आप अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के सॉल्यूशंस रेफर कर लो, जो आपके आंसर्स दे रखे लेजिट बता रखी हूँ, कोई भी स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में दे ही नहीं रखा, बता ही नहीं रखा कि 22 क्यों लग रहा है, 24 क्यों लग रहा है, या 22 दे रहे हैं तो आपकी आंसर की कंप्लीटनेस उसके अंदर इंश्योर नहीं है। तो सबसे पहले चीज तो आपका वहां पे है। तो इस लेक्चर के अंदर वो भी डिस्कस करेंगे कैसे मैं अपने आंसर को इस तरीके से लिखूं कि भाई मैं हमेशा सेफर साइड खेलूं, वो मेरा आंसर किसी भी वे में गलत नहीं कर सकता, ठीक है, या मेरे नंबर नहीं काट सकता। अब तीसरी चीज बेटा, सबसे पहली चीज तो तीसरी चीज ये है कि मैं जब भी आपको ये करवा रही हूं, आप जब भी देख रहे हो बेटा, आपको एक चीज का मेक श्योर करना है, अगर आप मेरे रेगुलर क्लास के बच्चे हो तो आपको जो भी मैंने सेक्शन 22, 23, 24 के नोट्स करा रखे थे, चार्ट्स, आपने वो रिवाइज कर रखे हैं। बेशक आपने मुझसे नहीं पढ़ रखा, आपने किसी से भी पढ़ रखा है, आपने जहां कहीं से ये तीनों सेक्शन पढ़ रखे थे उन नोट्स से जाके एक बार रिवाइज करके आ जाना। मैं ये नहीं करी लर्न करो, मैं ये नहीं करी रट्टा मारो, मैं बस एक सिंपल सी चीज आपसे कह रही हूँ, एक बार उसका आइडिया लेकर आना कि मैंने पढ़ क्या रखा था। क्यों? क्योंकि इस लेक्चर के अंदर मैं आपको बेटा कोई इन डेप्थ कवरेज नहीं कराने वाली, डीप अंडरस्टैंडिंग की सेक्शन कहते क्या है, मैं आपको वो ग्रे एरिया बताऊंगी जहां पे आपको प्रॉब्लम होती है, वो एरिया बताऊंगी जहां पे कंफ्यूजन अराइज होती है, और आप उसको कैसे सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। मैं सच्ची बता रही हूँ, मैंने बहुत सारे आपके क्वेश्चन देखे हैं, मतलब जिस डीप लेवल से वो पूछते हैं ना आपसे, वो आपको लगता होगा कि सीए में भी इतना मुश्किल क्वेश्चन नहीं आता होगा जितना मेरे बीकॉम में आता है। बट इट ऑल डिपेंड्स अपॉन योर लॉजिक, अगर आप लॉजिक साइड डायरेक्शन में बिल्डअप कर रहे हो ना, तो फिर आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। और बेटा मैं अपने कॉन्फिडेंस से कहती हूँ, मैं ये नहीं कहती 2x पे भाग, आराम से 1x पे सुनो उसको, एक बार मेरे वर्ड्स को पकड़ो कि मैं बोल क्या रही हूँ, उसके बाद आप देखना आपसे एक एक क्वेश्चन रजिस्ट्रेशन चैप्टर का बनेगा, ठीक है जी। यहाँ तक क्लियर है, कॉन्फिडेंस आ गया। अब चलो, सबसे पहली चीज तो क्या है, आपका स्टेप नंबर 1, आपको बेटा क्वेश्चन के अंदर सबसे पहली चीज जो कैलकुलेट करनी होती है, सबसे पहला पार्ट जो होता है क्वेश्चन का, वो होता है एग्रीगेट टर्नओवर की कैलकुलेशन के ऊपर, कि एग्रीगेट टर्नओवर निकालो। तो सबसे पहली चीज तो आपको ये पता होना चाहिए कि एग्रीगेट टर्नओवर में क्या आता है। अब वर्ड को ब्रेक करो, टर्नओवर का मतलब क्या होता है, सेल। एग्रीगेट टर्नओवर के अंदर हम पैन इंडिया बेसिस की सेल देखते हैं, मतलब अगर इंडिया के 6 राज्यों से मैं काम कर रही हूँ, 6 स्टेट से काम कर रही हूँ, सबकी सेल्स को मैं कंबाइन करूंगी, सारी सेल्स लूंगी। अब मैम सेल के अंदर कौन सी, बेटा हर टाइप की सेल, हर टाइप की सेल, चाहे वो एग्जेम्प्ट है, चाहे वो टैक्सेबल है, चाहे वो नॉन टैक्सेबल है, चाहे वो आपकी एक्सपोर्ट की है, चाहे वो इंटरस्टेट है, चाहे वो इंट्रास्टेट है, हर टाइप की सेल उठा ले अपने एग्रीगेट टर्नओवर के अंदर। पर एग्रीगेट टर्नओवर में दो चीजें कभी भी नहीं आएंगी। दो चीजें कौन सी नहीं आएगी, सबसे पहली चीज तो आपकी कोई भी जीएसटी, टैक्सेस वगैरह एग्रीगेट टर्नओवर का पार्ट नहीं बनते। दूसरी चीज, परचेज कभी भी एग्रीगेट टर्नओवर का पार्ट नहीं बनती। इसका लॉजिक मैंने आपको क्या दिया था मैम, टर्नओवर का मतलब होता है सेल्स, और सेल्स कभी भी परचेज थोड़ी होती है। परचेज और सेल दीज आर टू डिफरेंट थिंग, परचेज कभी भी सेल का पार्ट नहीं होती। अब परचेज के अंदर भी बेटा दोनों तरीके की परचेज, दोनों तरीके की परचेज मैम, जिसके अंडर टैक्स जा रहा है एफसीएम में, फॉरवर्ड चार्ज में, और जिसके अंदर टैक्स जा रहा है आरसीएम में, दोनों तरीके की परचेज जो है टर्नओवर का पार्ट मेरी नहीं बनती। अगर आपको ये नहीं पता एफसीएम क्या है, आरसीएम क्या है, सिंपल इजी शब्दों में समझो। एफसीएम का मतलब क्या है मैम, जो परचेज मैं कर रही हूँ उस पर टैक्स जो है सप्लायर जो है वो गवर्नमेंट को पे कराएगा। आरसीएम का मतलब क्या है मैम, उस पर जो टैक्स है रिसिपिएंट मैं जो हूँ, मैं खुद गवर्नमेंट को पे करवा रही हूँ। मैम सिंपल सी चीज़ ये समझो, क्लियर कट, टर्नओवर के अंदर हमेशा हर टाइप की सेल आएगी, हर टाइप की एग्जेम्प्ट वगैरह हर टाइप की, पर परचेज नहीं आएगी। अगर आपने यहाँ तक पहुँच गए तो आपका स्टेप नंबर 1 हो गया कंप्लीट, जो कि आपके क्वेश्चन का सबसे पहला पार्ट आता है। अब क्वेश्चन का दूसरा पार्ट आता है, आपको बताना है भैया रजिस्ट्रेशन के लिए लायबल है या फिर नहीं है। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा आपसे सेक्शन नंबर 22 की, कि सेक्शन 22 के हिसाब से
क्या आप रजिस्ट्रेशन के लिए लायबल हो? तो आ जाओ। मैंने इस चीज़ को 4 कैटेगरी में डिफाइन किया है। 4 कैटेगरी कौन कौन सी? मैम हम सबसे पहले चेक करते हैं हमारी टर्नओवर, हमारी थ्रेशोल्ड की लिमिट को। टर्नओवर को किससे कंपेयर करेंगे? लिमिट से। अगर भैया लिमिट ब्रीच करी तो रजिस्ट्रेशन के लिए लायबल, लिमिट ब्रीच नहीं करी तो आगे क्या करना है वो मैं बताती हूँ। सबसे पहली चीज़, सबसे पहली लिमिट है मेरी 10 लाख रुपए की। 10 लाख की लिमिट क्या सबके ऊपर? नहीं, सिर्फ मेक माई ट्रिप टू नागालैंड विच मीन्स मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा, नागालैंड, इन 4 स्टेट्स के ऊपर 10 लाख की लिमिट लगेगी। मैम कैसे में? चाहे मैं गुड्स की सप्लाई करूँ, चाहे मैं सर्विस की करूँ, या फिर मैं गुड्स और सर्विस दोनों की करूँ इस पे। ठीक है जी। फिर दूसरी मेरी लिमिट निकल कर आती है 20 लाख रुपए की। 20 लाख की लिमिट किस पे लगेगी? प्यूमा टी शर्ट पे। प्यूमा में टी शर्ट का मतलब पौंडीचेरी, उत्तराखंड, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, तेलंगाना, सिक्किम। तो ये प्यूमा टी शर्ट के ऊपर मेरी 20 लाख की लिमिट लगेगी, जिसके अंदर किस पे? अगर मैं गुड्स की सप्लाई कर रही हूँ, चाहे सर्विस की कर रही हूँ, चाहे गुड्स और सर्विस दोनों की कर रही हूँ, 20 लाख की लिमिट को मुझे चेक करना है। अब जो बच गई स्टेट्स, उनका क्या करना है भाई? बची हुई स्टेट्स को अगर मैं गुड्स और सर्विस दोनों की, मतलब या तो सर्विस की सप्लाई कर रही हूँ, ओनली एंड ओनली एक्सक्लूसिवली सर्विसेज की सप्लाई कर रही हूँ, या फिर गुड्स और सर्विस दोनों की कर रही हूँ, तो बची हुई स्टेट्स के ऊपर मुझे 20 लाख की लिमिट देखनी है। पर मैम एक चीज़ है, एक कैच क्या है, अगर मैं एक्सक्लूसिवली ओनली एंड ओनली, वन एंड ओनली, सिर्फ और सिर्फ गुड्स की सप्लाई कर रही हूँ अदर स्टेट से, तो मुझे बेनिफिट मिलेगा एक्सटेंडेड लिमिट का। अब एक्सटेंडेड लिमिट कितनी है? 40 लाख रुपए की। ठीक है, एक्सटेंडेड लिमिट का बेनिफिट मुझे कब मिलेगा? सिर्फ और सिर्फ अगर मैं गुड्स की सप्लाई कर रही हूँ अदर स्टेट्स के अंदर। अब बच्चे का सबसे पहला डाउट क्या आता है? बच्चे का सबसे पहला डाउट ये आता है कि मैम दिल्ली के अंदर, समझ रहे हो, दिल्ली के अंदर मैं इंट्रा स्टेट सप्लाई कर रहा हूँ गुड्स की, बताओ मेरी टर्नओवर की तो थ्रेशोल्ड लिमिट है वो क्या होगी? मैम थ्रेशोल्ड लिमिट क्या होगी भाई? दिल्ली आता है अदर स्टेट्स में। अदर स्टेट्स मतलब नॉन स्पेशल कैटेगरी स्टेट, उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ गुड्स की सप्लाई कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ गुड्स की कर रहे हैं, तो भैया बिना देखे पता है मैम लिमिट लगेगी 40 लाख की। वेरी गुड। अब नीचे आ जाओ। अगर मैं इंट्रा स्टेट सप्लाई कर रही हूँ, दिल्ली से ही कर रही हूँ, पर गुड्स का मैंने नाम बता दिया भाई, जो गुड्स है मेरे पान मसाला है, अब लिमिट बताओ मेरे को क्या लिमिट लगेगी? बेटा इस केस के अंदर जो आपकी लिमिट लगेगी वो लगेगी 40। इस केस के अंदर आपकी जो लिमिट लगेगी वो लगेगी 20 लाख। वाई सो बिकॉज ये जो पान मसाला है ये बेटा आपका एक्सेप्शन में कवर होता है, मतलब इसके ऊपर एक्सटेंडेड लिमिट का बेनिफिट नहीं मिलने वाला। देखो ये चीज़ मैंने आपको सिखा भी रखी है, एक्सटेंडेड लिमिट आपकी अवेलेबल नहीं होगी, मतलब 40 लाख को भूल जाओ, देखो ही मत। कब? अगर मैंने कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन में फॉल कर रही हूँ, अगर सेक्शन 24 लग रहा है तो एक्सटेंडेड नहीं मिलने वाली। ठीक है, अगर वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन लग रहा है, खुद से मन चाह के रजिस्ट्रेशन ले रही हूँ, एक्सटेंडेड लिमिट नहीं देखनी, या फिर अगर मेरे नोटिफाइड गुड्स है तो मुझे एक्सटेंडेड लिमिट को नहीं देखना। मेरे नोटिफाइड गुड कौन कौन से हैं मैम? आइसक्रीम, पान मसाला, बिल्डिंग ब्रिक्स ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, ये सारे आप रीड कर लेना। तो पान मसाला मैम मेरा नोटिफाइड गुड हो गया, इस पर मुझे एक्सटेंडेड लिमिट का बेनिफिट नहीं मिलने वाला। ये चीज़ क्लियर हो गई। तो यहाँ पे मेरा डाउट खत्म हो गया कि अगर मैं इंट्रा स्टेट सप्लाई कर रही हूँ, दिल्ली से कर रही हूँ, पान मसाला की कर रही हूँ, तो मुझे एक्सटेंडेड लिमिट 40 लाख की नहीं देखनी। तो मैम कितनी बची? 20 लाख की। अब बच्चे के मन में बैक इन द माइंड एक चीज़ आएगी, ठीक है, बैक ऑफ द माइंड एक चीज़ आएगी, क्या मैम 10 लाख की भी तो एक लिमिट पड़ी थी, मैंने 10 लाख की भी तो लिमिट पड़ी थी। समझ रहे हो, कनेक्ट कर रहे हो? देखो अभी मैं ज्यूम कर रही हूँ आपने कुछ नहीं पढ़ रखा, सिंपल बस एक रीड करके आयो कि सेक्शन 22, 23, 24 कहते क्या है, कुछ भी नहीं पता, कुछ दिमाग नहीं लगाना, बिल्कुल ब्लैंक बैठ जाओ मेरे सामने। ये बता दो कि भैया अगर यहाँ पे 40 नहीं लग रहा तो 20 लग रहा है। अब बच्चे के मन में क्या, आपके मन में ये सवाल नहीं आएगा कि मैम 10 लाख क्यों नहीं ले रहे? अब ये आपका डाउट नंबर 2 है। क्यों? एक्सटेंडेड लिमिट आपको बताओ मुझे मिलती ही किसको है? एक्सटेंडेड लिमिट मिलती है नॉन स्पेशल कैटेगरी स्टेट को। देखो सीधी सी बात, यहाँ देखो मैम, अगर ये वाली स्टेट्स है 10 लाख की लिमिट है, ये वाली स्टेट्स है 20 लाख की लिमिट है, जो बची हुई स्टेट्स है उनको बेनिफिट दिया गया कि भैया तेरी लिमिट को मैं एक्सटेंड कर देते हैं, तो आपको 40 लाख की लिमिट मिल जाएगी, सिर्फ अगर आप गुड्स की सप्लाई करो। पर ये बेनिफिट जो है किसको मिला? अदर स्टेट्स को, मतलब सिर्फ और सिर्फ नॉन स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स को। मैम दिल्ली जो है वो मेरी नॉन स्पेशल कैटेगरी स्टेट के अंदर आता है, इसका मतलब जो एक्सटेंडेड लिमिट का बेनिफिट है सिर्फ दिल्ली को मिला है। और दिल्ली के ऊपर पहले क्या लगता था? 20 लाख, तो 20 लाख की ही लिमिट है, 10 लाख का सवाल उठता ही नहीं। अगर मैं आपको एक लाइन में बोलूँ कि इसका चीज़ का आंसर क्या है, तो एक्सटेंडेड लिमिट जो है सिर्फ और सिर्फ नॉन स्पेशल कैटेगरी स्टेट को मिलती है। और नॉन स्पेशल कैटेगरी जो स्टेट्स थी उनकी जो ओरिजिनल लिमिट थी वो 20 लाख की थी। समझ रहे हो? 20 लाख का 40 लाख हुआ था एक्सटेंड, 10 लाख का 40 लाख एक्सटेंड
नहीं हुआ था। इसीलिए अगर मैं यहाँ पे ये बोल दूँ कि स्पेशल कैटेगरी स्टेट यहाँ पे जो मैं कर रही हूँ वो मैं त्रिपुरा से कर रही हूँ, तो बेटा उस केस के अंदर आपका एक्सटेंडेड लिमिट का कोई कंसेप्ट ही नहीं है। 10 लाख से 40 लाख का कोई कंसेप्ट ही नहीं था। अगर इन स्टेट से करूँ तो इनको एक्सटेंडेड लिमिट का कोई बेनिफिट नहीं है, इनको एक्सटेंडेड लिमिट का कोई बेनिफिट नहीं है। एक्सटेंडेड लिमिट का बेनिफिट सिर्फ और सिर्फ आपकी अदर स्टेट्स को है अगर वो गुड्स की सप्लाई कर रहे हैं तो। ये डाउट क्लियर हो गया आपका। डाउट नंबर 2 कि एक्सटेंडेड लिमिट किसको मिलती है? सिर्फ और सिर्फ नॉन स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स को मिलती है। दिल्ली बीइंग द नॉन स्पेशल कैटेगरी स्टेट, जो कि वैसे तो बाय डिफॉल्ट 20 लाख की लिमिट में आया करता था, इसलिए उसको 40 लाख की लिमिट से एक्सटेंड कर दिया गया। पर अब ये पान मसाला की सप्लाई करने लग गया, तो इसलिए अब इसको 40 लाख नहीं मिलेगी, इसको 20 लाख ही मिलेगी। ये चीज़ क्लियर होगी। नोटिफाइड गुड्स की अगर आप सप्लाई करोगे एक्सटेंडेड लिमिट को भूल जाओ, ये बात क्लियर होगी। अब नीचे आ जाओ। अब क्या हुआ मैम, अगर मेरी लिमिट एक बार को हो गई ब्रीच तो क्या होगा? लिमिट ब्रीच होगी तो आप सेक्शन 22 के हिसाब से लायबल हो जाओगे रजिस्ट्रेशन के लिए। अगर मेरी लिमिट हो गई एक बार को ब्रीच तो आप सेक्शन 22 के हिसाब से रजिस्ट्रेशन के लिए लायबल हो जाओगे। अभी के लिए एज ऑफ नाउ मैं इसको दे रही हूँ आपका केस नंबर 1, जहाँ पे पहली बार आप रजिस्ट्रेशन के लिए लायबल होंगे। दूसरा केस, मैम लिमिट ब्रीच नहीं हुई तो क्या करेंगे? अगर आपकी लिमिट ब्रीच नहीं हुई तब आप पे चलेगा सेक्शन नंबर 24 का डंडा। अब सेक्शन नंबर 24 क्या कहता है? सेक्शन नंबर 24 ये कहता है कि भैया ये चेक कर लेना, अगर आपके क्वेश्चन के अंदर ये चारों चीज़ों में से कोई भी एक दिखाई दे जाए। मैम ये चार ही क्यों दी, और नहीं है क्या? और भी है, पर बेटा जितने भी आपके प्रीवियस क्वेश्चन मैंने एनालाइज करे हैं, मेजरली 99% केसेस के अंदर ये चार ही चीज़ें यूज़ हो रही है। कौन कौन सी? इंटर स्टेट सप्लाई। अगर क्वेश्चन में दिख जाए कि आप सप्लाई कर रहे हो इंटर स्टेट, ठीक है जी। अगर क्वेश्चन के अंदर ये दिख जाए कि आपने इनवर्ट सप्लाई, मतलब आपने परचेस करी है जिसका जो टैक्स है आरसीएम में आपको पे करवाना है गवर्नमेंट को, भाई जब तक आप रजिस्टर्ड ही नहीं होंगे तब तक आप गवर्नमेंट को टैक्स कैसे पे कराओगे? थर्ड चीज़, अगर आप एजेंट हो और आप प्रिंसिपल के बिहाफ पे सप्लाई कर रहे हो। चौथी चीज़, अगर आप एक्सपोर्ट कर रहे हो गुड्स का या सर्विसेज का, आप एक्सपोर्ट के अंदर इन्वॉल्व हो। अगर ये चारों में से कोई भी एक चीज़ आपको क्वेश्चन में लिखी हुई मिल जाएगी, इसका मतलब आपने सेक्शन नंबर 24 के कमरे में पैर रख दिया। आप सेक्शन नंबर 24 के अंदर चले गए और सेक्शन 24 बात करता था कंपलसरी रजिस्ट्रेशन के बारे में। समझ में आ गया? देखो, अगर ये चारों में से कोई भी एक लाइन क्वेश्चन में नहीं दिखी, ठीक है, अगर ये क्वेश्चन में नहीं दिखी तो इसका मतलब आप रजिस्ट्रेशन के लिए लायबल नहीं हो। अगर इसमें से एक भी लाइन आपको क्वेश्चन के अंदर दिख गई, तो देखो क्वेश्चन के अंदर दिख गई तो आप कंपलसरी रजिस्ट्रेशन में लायबल हो जाओगे अंडर सेक्शन 24। तो देखो मैंने सीक्वेंस क्या बनाया। स्टेप नंबर 1 में आपने बेटा कैलकुलेट करी अपनी एग्रीगेट टर्नओवर को, ठीक है जी। स्टेप नंबर 2 में आपने थ्रेशोल्ड से चेक किया कि क्या मैं सेक्शन 22 के हिसाब से लायबल टू रजिस्ट्रेशन हूँ, ठीक है जी। अगर हूँ तो वेल एंड गुड, अगर नहीं हूँ तो मैं ये चेक कर लेता हूँ कि क्या मैं 24 के हिसाब से हूँ। अगर 24 के हिसाब से हूँ तब भी मैं रजिस्ट्रेशन के लिए लायबल हो जाऊंगा। तो इसका मतलब क्या है? सेक्शन नंबर 22 में गए, या तो होऊंगा रजिस्ट्रेशन के लिए लायबल या फिर नहीं होऊंगा। अगर नहीं होऊंगा तो साथ साथ चेक कर लूंगा कि 24 के हिसाब से लायबल हूँ। और 24 के हिसाब से लायबल चेक करने के लिए ये मेजरली ये चार चीज़ें चेक कर लेना, बिकॉज मोस्ट ऑफ द केसेस के अंदर 99.99% सिनेरियो के अंदर आपको इन चार में से अगर एक भी चीज़ दिखाई दे जाएगी, आंख बंद करके लिख देना कि भैया मैं सेक्शन 24 के हिसाब से रजिस्ट्रेशन करने के लिए लायबल हूँ। अब डाउट नंबर 3 क्या आता है? देखो, आप दिल्ली के अंदर से सप्लाई कर रहे हो, सिर्फ और सिर्फ गुड्स की कर रहे हो। आपकी बेटा 2 लाख रुपए की आपने सप्लाई करी है, इंटर स्टेट करी है। देखती आप ये कह दोगे मैम इंटर स्टेट, इसका मतलब सेक्शन नंबर 24 जो है वो एप्लीकेबल हो जाएगा, कंपलसरी मुझे अपने आप को रजिस्टर करवाना है। अब क्वेश्चन आपके साथ गेम प्ले कहाँ पे करता है? क्वेश्चन आपसे बोलते हैं मेरे को 24 के हिसाब से नहीं जानना, मेरे को तो 22 के हिसाब से बता, क्या रजिस्ट्रेशन कराने के लिए लायबल है? क्या आप रजिस्ट्रेशन कराने के लिए लायबल हो? मुझे सेक्शन नंबर 22 के हिसाब से बताओ। तो बेटा आप देखते ही बता दोगे कि मैम 2 लाख रुपए है, इंटर स्टेट है, मेरा तो 22 के हिसाब से लायबल कराने की रिक्वायरमेंट ही नहीं है। 22 के हिसाब से लायबल तब कराती अगर मैं दिल्ली में गुड्स की सप्लाई कर रही होती, ठीक है, 20 लाख या 40 लाख की लिमिट से ऊपर होता। तो यहाँ पर तो 2 ही लाख है, तो 22 के हिसाब से रजिस्ट्रेशन कराने की रिक्वायरमेंट नहीं है। फिर दूसरा क्वेश्चन आता है, क्या आप जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराने के लिए लायबल हो भी या फिर नहीं हो? तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन के अंदर दोनों चीज़ों का स्पेसिफिकेशन देना है कि भैया हम 22 के हिसाब से नहीं है पर हम 24 के हिसाब से हैं।
ये बात क्लियर हो गई। जब आपको क्वेश्चन स्पेसिफिक बोले, क्वेश्चन ऐसे ही खेल रहा है आपके साथ, क्वेश्चन स्पेसिफिक बोले 22 के हिसाब से बताओ, तो आपको बताना है कि 22 के हिसाब से हम लायबल नहीं है। अगर क्वेश्चन बोले कि लायबल हो या नहीं हो, तो वहाँ पे आपको दोनों पैरामीटर बताने हैं कि हम 22 के हिसाब से तो नहीं है, पर हम 24 के हिसाब से लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन है। अब इसी सेम क्वेश्चन को मैं आगे लेकर चलती हूँ और आपको लॉजिक चेक करती हूँ। अब देखो मैम, दिल्ली है, ठीक है जी, गुड्स की सप्लाई कर रहे हैं, परफेक्ट है जी। मैम जो मेरी टर्नओवर है वो 38 लाख है और इंटरस्टेट सप्लाई कर रहे हैं। जैसे ही मैंने इंटरस्टेट देखा, मेरे को ध्यान आ गया मैम इंटरस्टेट सप्लाई कर रहे हैं, इसका मतलब सेक्शन 24 लग जाएगा, कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन कराने की रिक्वायरमेंट है। पर मेरा सवाल कुछ और है, मैं ये पूछ रही हूँ 22 के हिसाब से लायबल हो रजिस्ट्रेशन कराने के लिए, क्या आप सेक्शन नंबर 22 के हिसाब से लायबल हो अपने आप को रजिस्टर कराने के लिए? मुझे पता आपका जवाब क्या है, मैं आपका आंसर समझ चुकी हूँ। आपका जवाब है नहीं मैम, हम 22 के हिसाब से रजिस्ट्रेशन कराने के लायबल नहीं है। आर यू श्योर? आर यू 100% श्योर कि आप सेक्शन 22 के हिसाब से लायबल नहीं हो? क्यों, रीज़न बताओ। आप ये कहोगे कि मैम लिमिट तो मेरी 40 लाख है, यहाँ पे सिर्फ 38 लाख है, इसका मतलब सेक्शन 22 के हिसाब से तो लायबल नहीं है, 24 के हिसाब से। और यहीं पे ही जाके 100%, 100 तो नहीं कह सकती, 99% बच्चों का आंसर हो जाता है गलत। समझ रहे हो? यहीं पे जाके आपका आंसर हो जाता है गलत। क्यों? मुझे एक चीज़ बताओ, ये क्या है जी? इंटरस्टेट सप्लाई, ठीक है जी। कहाँ आता है जी? सेक्शन 24 कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन के अंदर। अच्छा जी, ये पढ़ना ज़रा एक बार, इसको पढ़ना ज़रा, इसको क्या लिखा हुआ है मैम? ये लिखा हुआ है एक्सटेंडेड लिमिट मुझे मिलती ही नहीं है, मतलब 40 लाख की लिमिट मुझे मिलती ही नहीं है अगर मैं सेक्शन 24 में लायबल होगी। अच्छा, तो मैम इसका मतलब मैं ये समझी, इसका मतलब तो मैं ये समझी कि इस केस के अंदर तो 40 लाख की लिमिट है ही नहीं, मेरे को एक्सटेंडेड लिमिट मिलेगी ही नहीं। क्यों नहीं मिलेगी? क्योंकि सेक्शन 24 अप्लाई हो गया। मैम एक्सटेंडेड नहीं मिलेगी तो कौन सी मिलेगी? 20 लाख, 10 लाख? अभी भी मन में 10 लाख का सवाल है क्या? बताओ, अभी भी मन में 10 लाख लेके बैठे हो? नहीं नहीं मैम, 20 लाख ही मिलेगी। तो 20 लाख मिलेगी, मेरी टर्नओवर कितनी है? 38 लाख। तो इसका मतलब मैम नहीं, ये सेक्शन 22 के हिसाब से भी लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन था। समझ में आ गया अब हमें? अब हमारा कंसेप्ट क्लियर हो गया। हमारा कंसेप्ट ये कहता है, हमारा कंसेप्ट क्या कहता है कि मुझे पता है, बैक इन द माइंड मुझे पता है कि भाई तू लायबल है रजिस्ट्रेशन के लिए, पर क्वेश्चन ने मेरे साथ गेम खेल दी। क्वेश्चन ये कह रहा है कि सेक्शन 22 के हिसाब से बता कि लायबल है या नहीं है। तो उस केस के अंदर मैं सबसे पहले चीज़ ये चेक करूंगा कि क्या इसको एक्सटेंडेड लिमिट मिल रही है, एक्सटेंडेड लिमिट नहीं मिल रही। तो सबसे पहली चीज़ तो मेरे यहीं पर जाके फिल्टरिंग हो जाएगी। अगर सेक्शन 24 लग रहा है तो एक्सटेंडेड लिमिट भूल जाऊंगी। इसका मतलब सेक्शन 24 लग रहा है तो मुझे सिर्फ 20 लाख को चेक करना है, 40 लाख की मेरे को फिगर दिमाग में ही नहीं रखनी। समझ रहे हो? 20 लाख की फिगर को दिमाग में रखना है, 40 लाख की फिगर दिमाग में ही नहीं रखनी। इसका वाला मैम इन शॉर्ट क्रक्स में बता दो, 40 लाख रुपए मुझे कंसीडर ही कब करने हैं? 40 लाख रुपए आपको कंसीडर कब करने हैं? अब मैं आपको कंडीशन बताती हूँ। 40 लाख की लिमिट आपको, टर्नओवर की लिमिट को कंसीडर कब करना है? जब पहली चीज़ आप अदर स्टेट्स के अंदर से कर रहे हो, मतलब नॉन स्पेशल कैटेगरी स्टेट से। दूसरी चीज़, आप सिर्फ और सिर्फ एक्सक्लूसिवली गुड्स की सप्लाई कर रहे हो। तीसरी चीज़, इनमें से कुछ भी ना हो, मतलब सेक्शन 24 की एक भी ट्रांजैक्शन ना हो। ना आप इंटरस्टेट कर रहे हो, ना आप इनवर्ट सप्लाई में आरसीएम में टैक्स पे करोगे, ना एज अ एजेंट कर रहे हो, ना आप एक्सपोर्ट करो, सेक्शन 24 की कोई भी लिमिट नहीं लगेगी। तब ये तीनों कंडीशन मैम, दिस प्लस दिस प्लस दिस, ऐसा नहीं कि या तो ये या तो ये या तो ये, और नहीं है एडिशन है, ये तीनों सेटिस्फाई होगी तो मुझे 40 लाख की लिमिट के दर्शन होंगे, अदरवाइज इस लिमिट को भूल जाना। ये क्रक्स है बेटा। जिस बच्चे के मन में ये डाउट रहता है ना कि अदर स्टेट में तो 40 लाख की मिल जाएगी, तो वो इस कंडीशन को हमेशा भूल जाते अगर सेक्शन 24 लग रहा है। अब एक और चीज़ ऐड कर देती हूँ, अगर आपके नोटिफाइड गुड्स है, जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दिया पान मसाला का, अगर एक बार आपके नोटिफाइड गुड्स आपको दिख जाएंगे तो भी आपको एक्सटेंडेड लिमिट 40 लाख नहीं मिलेगी। तो दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस, ये चारों कंडीशन अपनी नोटबुक में सुंदर सुंदर लिख देना। कौन कौन सी? मैम गुड्स की होनी चाहिए, साथ साथ में बताओ अदर स्टेट्स में होनी चाहिए, साथ साथ में सेक्शन 24 नहीं लगना चाहिए, साथ साथ में मैम नोटिफाइड गुड्स नहीं होने चाहिए। अगर ये चारों कंडीशन सेटिस्फाई है तो 40 लाख की लिमिट के मुझे दर्शन होंगे, अदरवाइज नहीं होंगे। अदरवाइज जो मेरी लिमिट है वो 20 लाख की रहने वाली है। इस क्वेश्चन की बात करो, लायबल है या नहीं है, तो मैम यस, सेक्शन 22 के भी हिसाब से लायबल है। वाई सो? बिकॉज मुझे एक्सटेंडेड लिमिट का बेनिफिट नहीं मिलेगा। मेरी जो लिमिट है थ्रेशोल्ड की वो 20 लाख रहेगी। सिंस टर्नओवर 38 लाख है तो ऑब्वियसली वो सेक्शन 22 के हिसाब से लायबल है। एंड अगेन सेक्शन 24 के हिसाब से भी कंपल्सरी लायबल है बिकॉज वो इंटर स्टेट सप्लाई कर रहे हैं। अब
ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। क्वेश्चन बोले 22 के हिसाब से बताओ तो 22 के हिसाब से बताना। क्वेश्चन कुछ भी स्पेसिफाई नहीं करेगा तो आपको दोनों के हिसाब से 22 और 24 दोनों के हिसाब से अपने पॉइंट्स देकर आने हैं कि दोनों के हिसाब से लायबल है या फिर नहीं है। ठीक है जी। अच्छा, अब इसी एग्जाम्पल को अगर मैं कंटिन्यू करूँ, अगर यहाँ पे 19 लाख होता तब क्या होता मैम? ऑब्वियसली सेक्शन 22 के हिसाब से वो लायबल नहीं हो जा, क्योंकि उसके हिसाब से तो लिमिट कितनी होती है थ्रेशोल्ड की? 20 लाख। ठीक है, एक्सटेंडेड लिमिट मिलती नहीं, 20 लाख लिमिट होती, 20 लाख से कम ही है 19 लाख, तो 22 अप्लाई नहीं होता पर सेक्शन 24 अप्लाई होगा। देखो एक चीज इन नटशेल मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रही हूँ, आपका दिल जानता है कि भैया इस पे तो जीएसटी की लायबिलिटी अराइज होगी, पर फिर भी वो जानना चाहेगा आपसे सेक्शन नंबर 22 के हिसाब से। तो सेक्शन नंबर 22 के हिसाब से आपको बस एक फिगर ध्यान रखनी है, सिर्फ और सिर्फ 20 लाख की। समझ में आया? 40 लाख की एक्सटेंडेड लिमिट को भूल जाओ, बिकॉज अगर एक बार सेक्शन 24 के अंदर पैर रख दिया आपने, सेक्शन 24 अप्लाई होने लग गया तो 40 लाख नहीं मिलने वाला, 20 लाख मिलेगा। तो अगर यहाँ तक बच्चों को समझ में आ गया तो मुझे बता दो कि यहाँ तक चीज़ें क्लियर है। देखो यही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है, अगर एक बार कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन के अंदर आ गए, ये एप्लीकेबल हो गया, तो एक्सटेंडेड लिमिट मिलने वाली नहीं है, तो एक्सटेंडेड लिमिट के दर्शन होने वाले नहीं है। यहाँ तक क्लियर? अगर यहाँ तक आ गए बेटा, मैं सच्ची बता रही हूँ, बहुत सारे क्वेश्चन तो आप यूं ही निकाल लोगे। अगर तुम यहाँ तक पहुँच गए, बहुत सारे क्वेश्चन बहुत आसानी से यहाँ तक निकाल लोगे। तो अभी तक मेरा फ्लो क्या बना मैम? सबसे पहले मैंने कैलकुलेशन करी अपनी एग्रीगेट टर्नओवर की। सेकंड चीज़ मैंने देखा मेरी थ्रेशोल्ड कौन सी एप्लीकेबल होगी। तो मेरा सबसे पहला डाउट तो यही खत्म हो गया कि क्या 40 लाख की लिमिट इस पर मिलेगी, क्या इस पे मिलेगी? क्या अरुणाचल प्रदेश को 40 लाख की लिमिट मिलेगी? तेलंगाना को 40 लाख की लिमिट मिलेगी? अरे नहीं मिलेगी। 40 लाख की जो लिमिट थी सिर्फ इन लोगों को बेनिफिट दिया गया, अदर स्टेट्स वालों को बेनिफिट, या इन शॉर्ट नॉन स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स जो थी उनको बेनिफिट दिया गया 40 लाख का। और वो भी हर केस में नहीं, बहुत रिस्ट्रिक्शंस है। कौन कौन सी? 4 कंडीशन है। टिप्स बता दो, 4 कंडीशन कौन कौन सी मैम? सिर्फ गुड्स की होनी चाहिए, अदर स्टेट्स होनी चाहिए, सेक्शन 24 ना लगे, और साथ साथ में बताओ जरा नोटिफाइड गुड्स वो ना हो। ये चारों फुलफिल तो 40 लाख, अदरवाइज 40 लाख एक्सटेंडेड लिमिट नहीं मिलने वाला। अगर मैम सेक्शन 22 के हिसाब से लिमिट ब्रीच हो गई तो भैया आप लायबल हो। लिमिट ब्रीच नहीं हुई तो हम जाएंगे सेक्शन 24 के हिसाब से कि भैया तेरे पास भी मौका है सेक्शन 24, अगर आपको लायबल करवाना है तो करवा दो। सेक्शन 24 खेलेगा आपसे 4 पॉइंटर्स, होता है ना केवीसी के 4 ऑप्शन, 4 पॉइंटर। 99.99% क्वेश्चन इन्हीं 4 में फंस जाता है। आप देखो अपनी प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन उठा लो, सारे के सारे क्वेश्चन उठा लो, मैं सच्ची बता रही हूँ, आपको इसके अंदर से कोई ऐसा पॉइंट ना दिखे, हो ही नहीं सकता। इंटरस्टेट होता है, इनवर्स अप्लाई होती है, एक बार भी दिख जाएगा, आपको कुछ नहीं करना, आपको लिखना है ही इज नॉट लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन एज पर सेक्शन 22, बट वो सेक्शन 24 के हिसाब से उसको कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन करवाना है। वायसो उसके रीजन है ये 4 पॉइंटर, चारों में से एक भी दिख जाएगा कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन के लिए वो लायबल हो जाएगा। चारों में से कोई भी नहीं दिखा तो फिर वो लायबल रजिस्ट्रेशन के लिए नहीं है। अब देखो बेटा, मैंने 2 केसेस बताए थे आपको, एक तो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन के लिए लायबल है सेक्शन 22 के हिसाब से, और एक यहाँ पे रजिस्ट्रेशन के लिए लायबल है सेक्शन नंबर 24 के हिसाब से। तो वो चीज़ लिखी है केस नंबर 1 एंड केस नंबर 2। इन दोनों केसेस के अंदर आप लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन हो, इन दोनों केसेस के अंदर आप लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन हो। पर एक लास्ट चेक कर लेना, लास्ट चेक क्या? सेक्शन 23 आएगा आपके पास, कहता है एक लास्ट मौका देता हूँ तेरे को रजिस्ट्रेशन से बचाने के लिए। आप सोच रहे हो कि मैम आप ऐसे एग्रेसिव क्यों हो रहे हो? बेटा देखो, जब तक मैं आपको इस टोन में नहीं बोलूँगी ना, तब तक आप बहुत एक्टिवली नहीं जगोगे उस चीज़ के लिए कि मैं बोलना क्या चाहती हूँ। और आई स्टिल रिमेंबर बेटा, कुछ कुछ ना ऐसे वर्ड्स होते हैं जो अगर मैं आपको बोलूँगी ना तो आपको क्लिक करेंगे उस टाइम पे कि हाँ ऐसा मुझे बोला गया था। तो देखो बिल्कुल एक होता है ना कि लास्ट सेवियर, तो सेक्शन 23 होता है जो एक तो ना डूबते को तिनके का सहारा, वो तिनके का सहारा आपको सेक्शन 23 देता है। कहता है बस एक लास्ट क्रॉस चेक कर लो, अगर ये चीज़ें फुलफिल हो गई तो जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराने की रिक्वायरमेंट नहीं है। पहली चीज़ क्या? अगर आप एग्जेम्प्ट, क्या दिख रहा है यहाँ पे? एग्जेम्प्ट या फिर नॉन टैक्सेबल, एग्जेम्प्ट के साथ साथ बेटा यहाँ पे नॉन टैक्सेबल भी ऐड ऑन कर लेना। अगर आप एग्जेम्प्ट या फिर नॉन टैक्सेबल गुड्स की सप्लाई कर रहे थे, बच गए। अगर आप एग्रीकल्चरिस्ट थे, आपने अपनी कल्टीवेट किया लैंड को, और लैंड की कल्टीवेशन से जो उपकर आया उसको अगर बेच रहे थे तो भी एग्जेम्प्ट हो। मतलब उन्होंने स्पेसिफाई कर दिया कि अगर तो आपका एग्रीकल्चरिस्ट के थ्रू या फिर आप कोई भी ऐसे गुड्स कर रहे थे जो कि एग्जेम्प्ट थे या फिर नॉन टैक्सेबल थे, तो उस केस के अंदर जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेने से आप बच जाओगे, उसके अंदर आप जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेने से बच जाओगे। मैम ठीक है, यहाँ तक तो कहानी ओके हो गई। तो अब मेरा फ्लो क्या बना? सबसे पहला एग्रीगेट टर्नओवर को कैलकुलेट
अवॉइड करना। सेकेंड चीज़, सबसे पहले चेक करो कि क्या सेक्शन 22 के हिसाब से लायबल है। हाँ जी लायबल है, ठीक है। लायबल नहीं है तो फिर लास्ट गेम सेक्शन 24 के हिसाब से लायबल है। मैक्सिमम केसेस में यहाँ पे आके वो ओके हो जाएगा और लायबल हो जाएगा, पर फिर भी अगर वो बच गया तो फिर उसको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराने की रिक्वायरमेंट नहीं है। पर यहाँ पे चेक करेंगे कि ये जो दोनों लायबल हो गए थे, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, क्या इनको हम बचा सकते हैं? बचा सकते हैं, हाँ बचा सकते हैं। सेक्शन 23 की हेल्प से बहुत बहुत सारे क्वेश्चन में आता है, पर कुछ कुछ क्वेश्चन में मैंने देखा लास्ट में आप बचा लोगे उसको सेक्शन 23 की हेल्प से, ये कह के कि जो वो गुड्स की सप्लाई कर रहा था वो तो भैया एग्जेम्प्ट थे, वो तो नॉन टैक्सेबल थे, या वो तो एग्रीकल्चरिस्ट था, वो तो अपनी लैंड की कल्टिवेशन जो उगा था उसको बेच रहा था। तो वहाँ पे सेक्शन 23 आपकी हेल्प करेगा और आपको रजिस्ट्रेशन में एग्जेम्पशन देगा कि आपको रजिस्ट्रेशन कराने की रिक्वायरमेंट नहीं है। यहाँ तक ओके हो गई चीज़ें आपकी, बताओ। अब मैंने यहाँ पे एक लाइन और लिख रखी है, रेस्ट अदर स्टेट्स। बाकी स्टेट्स का क्या, अगर उनकी एग्रीगेट टर्नओवर थ्रेशोल्ड से इंक्रीज हो जाएगी तो वो रजिस्ट्रेशन लेने के लिए लायबल होंगे। अब इसको बेटा समझाने के लिए मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, और शुरुआत से लेकर एंड तक मैंने जो भी यहाँ पे 20-25 मिनट इन्वेस्ट करे, वो सारे का सारा टाइम जो है, जो भी चीज़ हमने सीखी है, वो सारी सारी बेटा कंसोलिडेट करके मैं आपको इस क्वेश्चन के थ्रू करवाती हूँ। ये समझ जाओगे, स्टेप बाय स्टेप मेरे स्टेप समझ जाओगे तो गारंटी दे रही हूँ कोई भी क्वेश्चन कर लत करके नहीं आ सकते आप। चलो पढ़ो इसको फटाफट से। शिवम एंटरप्राइजेस ऑपरेट कर रहा है मल्टीपल लोकेशंस पे। कौन सी 3 लोकेशन है? असम की, उत्तराखंड की, त्रिपुरा की। आपको इंफॉर्मेशन फर्निश करी गई है। आपको बताना है कि फर्स्ट पार्ट के अंदर शिवम एंटरप्राइजेस क्या लायबल है जीएसटी में रजिस्टर होने के लिए। तो देखो आपको कभी भी क्वेश्चन को सॉल्व करना है, मैं आपको बता रही हूँ 5 स्टेप के अलावा आपको छठा स्टेप का भी यूज ही नहीं करना। इन 5 स्टेप के अंदर आपका हर क्वेश्चन का आंसर निकल कर आएगा। सबसे पहली चीज आपको क्या करनी है, अगर तो स्टेप 1 के अंदर आपको एग्रीगेट टर्नओवर कैलकुलेट करने को बोला जाए तो एग्रीगेट टर्नओवर कैलकुलेट कर लेना। अदरवाइज अगर इस टाइप का क्वेश्चन है तो बेटा जो भी आपकी स्टेट्स है उनको लिमिट्स असाइन कर देना। इंडिविजुअल स्टेट्स को बेटा आपको लिमिट्स असाइन कर देनी है, ठीक है जी। जैसे कि मैंने इस केस के अंदर करा है। इस केस में क्या किया है, असम को कौन सी लिमिट मिलेगी मैम? 40 लाख रुपीस की। उत्तराखंड को पूमा टी शर्ट में आता है 20 लाख की लिमिट मिलेगी। त्रिपुरा को स्पेशल कैटेगरी स्टेट है, मेक माई ट्रिप टू नागालैंड में आता है, तो 10 लाख की मैंने लिमिट असाइन कर दी। मतलब स्टेप नंबर 1 तो मैंने कंप्लीट कर दिया, ठीक है जी। अब क्या करना है, अब सबसे पहले क्वेश्चन को मुझे स्टार्ट करना है विद द लोअर थ्रेशोल्ड स्टेट। वैसी स्टेट जिसकी थ्रेशोल्ड सबसे कम है, मुझे अपने क्वेश्चन को उसी से स्टार्ट करना है, ठीक है। मैम थ्रेशोल्ड कम किसकी है? त्रिपुरा की। तो सबसे पहले मैं अपना एनालिसिस स्टार्ट करूंगी त्रिपुरा से, ठीक है जी। स्टेप नंबर 3 पे क्या करना है, सबसे पहले आपको चेक करना है कि क्या मेरे पे सेक्शन 24 एप्लीकेबल हो रहा है या फिर नहीं हो रहा। अगर तो यहाँ पे हो रहा है तब मेरी कहानी यहीं पे रुक जाती है, अगर नहीं हो रहा तो मैं आगे बढ़ूंगी। तो सबसे पहले चेक करो कि क्या सेक्शन 24 एप्लीकेबल हो रहा है। सेक्शन 24 एप्लीकेबल होने की मैंने 3-4 आपको पॉइंटर्स बताए थे बहुत सारे, पर एग्जामिनेशन के जो रेलेवेंट थे बहुत ज़्यादा। वो कौन कौन से थे मैम? अगर मेरी इंटर स्टेट सप्लाई हो रही है तो, मैम अगर मैं एक्सपोर्ट कर रही हूँ तो, अगर मैं एजेंट का रिलेशनशिप निभा रही हूँ, प्रिंसिपल के यहाँ पे गुड्स बेच रही हूँ तो, या फिर मैम मैंने परचेज करी है, इनवर्ट सप्लाई करी है और जिसमें रिवर्स चार्ज के अंदर मैं ही गवर्नमेंट को टैक्स पे करा रही हूँ। ये 4 वो केस सिनारियो थे। अब वो चारों के चारों इसमें से कहीं भी मुझे दिखाई नहीं दे रहे, बिकॉज यहाँ पे जो आपकी हो रही है वो बेटा इंट्रा स्टेट हो रही है। तो इसका मतलब ये क्लियर हो गया कि मैम किसी भी केस के अंदर मेरा सेक्शन 24 तो एप्लीकेबल नहीं हो रहा। अब मैं आ जाऊंगी स्टेप नंबर 4 पे। अब मैं क्या करूंगी, सेक्शन 22 की बारी। मैं चेक करूंगी क्या मेरा सेक्शन 22 एप्लीकेबल हो रहा है या फिर नहीं हो रहा। अब सेक्शन 22 एप्लीकेबल होगा आपके 3 फेजेस के अंदर। 3 फेजेस कैसे? सबसे पहले चेक करो इंडिविजुअली चेक करो। त्रिपुरा की बात करती हूँ, मैम मेरी जो थ्रेशोल्ड है वो है 10 लाख रुपीस की। क्या ये एक्सीड हो रही है? ऑब्वियसली एक्सीड हो रही है। तो क्या मैम यहाँ पे लायबल हो जाएगा रजिस्ट्रेशन करने के लिए? यस। पर मैम अपना फाइनल आंसर देने से पहले एक स्टेप देख लेना, सेक्शन 23 का सहारा। ये क्या होता है? डूबते को तिनके का सहारा। ये सेक्शन 23 कहता है बचा सकते हो तो लास्ट मौका है, सेक्शन नंबर 23 के हिसाब से बचा लेना, लास्ट सेवियर। तो देखो क्या मैं इसको सेक्शन 23 के हिसाब से बचा सकती हूँ। अब इधर देखो, यहाँ पे क्या कर रहा है, एग्जेम्प्टेड गुड मैम बचा लेंगे। यहाँ पे क्या कर रहा है, नॉन टैक्सेबल गुड्स बचा लेंगे। पर यहाँ पे गड़बड़ हो गई। यहाँ पे बेटा इंट्रास्टेट सप्लाई हो रहा है सिर्फ गुड्स का, ना तो ये एग्जेम्प्टेड है ना ये नॉन टैक्सेबल है। इसका मतलब ये तो टैक्सेबल आ गए। और बेटा कभी भी टैक्सेबल का कॉम्बिनेशन आ जाएगा ना इसके साथ, सेक्शन 23 नहीं बचा सकता। सेक्शन 23 उन्हीं को बचाएगा, उन्हीं सप्लाईज को बचाएगा जो कि एक्सक्लूसिवली सिर्फ और सिर्फ एग्जेम्प्टेड या फिर नॉन टैक्सेबल की होगी। दोनों हो जाएंगे कोई दिक्कत नहीं है, पर अगर उसके साथ टैक्सेबल जुड़ जाएगा
जाएगा तो सेक्शन 23 अपने हाथ खड़े कर देता है, वो बचा नहीं सकता बिकॉज टैक्सेबल सप्लाई में सेक्शन 23 एप्लीकेबल नहीं होगा। तो मैम एक चीज क्लियर हो गई कि इस केस के अंदर मुझे सेक्शन 23 बचा नहीं सकता, तो अब मेरा सेक्शन 22 के हिसाब से इसके अंदर रजिस्ट्रेशन मेरा मैंडेटरी हो जाएगा त्रिपुरा के अंदर। ये बात क्लियर हो गई, त्रिपुरा के अंदर मेरा रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी हो जाएगा बिकॉज सेक्शन 23 मुझे नहीं बचा पाया। 5 स्टेप के अंदर इजी प्रोसेस में सिंपल क्लियर कट यही लिख के आना है। मैम आंसर की प्रेजेंटेशन बेटा जो 5 स्टेप बताए हैं ना, इसी तरीके से आपको आंसर प्रेजेंट करके आना है। अब सेकंड पे आ जाओ, उत्तराखंड की बात करो मुझसे। मैम उत्तराखंड में स्टेप नंबर 1, अब आप मुझे बताओ लिमिट डिफाइन करनी थी, कर दीजिए। स्टेप नंबर 2 के अंदर मुझे ये बताना है कि लोएस्ट थ्रेशोल्ड, अब इससे बात करते हैं, इसकी लोएस्ट आ गई। स्टेप नंबर 3, क्या कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन सेक्शन नंबर 24 में आ रहे हैं? नहीं आ रहे। स्टेप नंबर 4, सेक्शन 22 के अंदर आ रहे हैं। मैम सेक्शन 22 में लिमिट थी 20 लाख की, यहाँ पे कितनी होगी? 20,10,000 की। सेक्शन 22 तो लग रहा है। स्टेप नंबर 5, सेक्शन 23 के हिसाब से बचा सकते हैं, बिल्कुल बचा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो सप्लाई हो रही है वो नॉन टैक्सेबल गुड्स की हो रही है और सेक्शन 23 इस चीज़ को बचा लेगा। तो मैम क्या मुझे उत्तराखंड में रजिस्ट्रेशन कराने की रिक्वायरमेंट है? बिल्कुल नहीं है। त्रिपुरा में थी बिल्कुल। अब आ जाओ असम की कैटेगरी पे। असम के अंदर स्टेप नंबर 1 लिमिट डिफाइन करो, कर दी। स्टेप नंबर 2 इस केस के अंदर थ्रेशोल्ड से थ्रेशोल्ड भाई इसी के ऊपर आ गए। स्टेप नंबर 3 कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन नहीं आ रहा। स्टेप नंबर 4 मैम सेक्शन नंबर 22 लग रहा है, बताओ सेक्शन 22 के हिसाब से लाइबल हो रहा है? बताओ फटाफट से। मैम सेक्शन 22 के हिसाब से लाइबल नहीं हो रहा। इंडिविजुअली देखूँ तो मैं देखो सेक्शन नंबर 22 के हिसाब से इंडिविजुअली देखूँ तो वहाँ पे लिमिट है 40 लाख की, मेरी जो टर्नओवर है 25 लाख की है, तो मैम इंडिविजुअली तो अप्लाई नहीं हो रहा। तो अब मेरे पास और 2 मौके हैं इसको सेक्शन 22 में लाइबल करवाने के। दूसरा मौका, आपके सेक्शन 22 के अंदर ही बेटा लाइन लिखी हुई है, रजिस्ट्रेशन इन वन स्टेट इक्वल्स टू डीम रजिस्ट्रेशन इन ऑल अदर स्टेट। इसका मतलब अगर एक स्टेट में आप रजिस्टर हो गए तो आपको बाकी की बची हुई स्टेट्स के अंदर भी रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, हम उसको डीम रजिस्ट्रेशन मान लेंगे, प्रोवाइडेड आप वहां से सिर्फ और सिर्फ टैक्सेबल सप्लाईज कर रहे हो, टैक्सेबल या फिर एग्जम्प्ट मिला के, मतलब आप सेक्शन 23 से बच नहीं रहे। तो मैम इस केस के हिसाब से यहाँ पे असम में मैं क्या हो जाऊंगी? लाइबल हो जाऊंगी जीएसटी के रजिस्ट्रेशन के लिए। क्यों? क्योंकि मैं त्रिपुरा में लाइबल हो चुकी थी एंड यहाँ पे मेरा वो वाला पॉइंटर लग गया कि रजिस्ट्रेशन इन वन स्टेट इक्वल्स टू डीम रजिस्ट्रेशन इन ऑल अदर स्टेट्स। ये मेरा गेम चेंजर ने, इसलिए मुझे असम के अंदर भी टैक्सेबल करवा दिया। बताओ क्या ये चीज़ क्लियर हुई? 5 स्टेप इजी प्रोसेस है, जो बच्चा इस स्टेप से चलेगा उसका आंसर गलत होने वाले नहीं है। ये वाला पॉइंट क्लियर है, रजिस्ट्रेशन इन वन स्टेट इक्वल्स टू डीम रजिस्ट्रेशन ऑल अदर स्टेट्स। पहली बात समझना, ये जो है ये उन्हीं स्टेट्स पे लगेगा जहां से आप सिर्फ और सिर्फ टैक्सेबल सप्लाईज या फिर टैक्सेबल प्लस एग्जाम्प्ट सप्लाईज कर रहे हो। अगर आप एक्सक्लूसिवली एग्जाम्प्ट सप्लाईज कर रहे हो तो ये वाला कंसेप्ट आपका नहीं लगेगा। ये बात क्लियर होगी? ठीक है जी। अब आगे क्वेश्चन के अंदर चलते हैं। आगे क्वेश्चन कह रहा है वेदर योर आंसर वुड बी डिफरेंट, क्या आपका आंसर अलग होगा? इन केसेस की बात करो आप। इफ द शिवम एंटरप्राइजेस इज डीलिंग एक्सक्लूसिवली इन द टैक्सेबल सप्लाई ऑफ गुड्स ओनली फ्रॉम असम, मतलब असम से सिर्फ और सिर्फ टैक्सेबल सप्लाई हो रही है, तो इससे मैं ये इंटरप्रिटेशन समझ पाई हूँ कि असम से तुझे टैक्सेबल सप्लाई हो रही है, इसका मतलब बाकी जो 2 स्टेट्स आएगी उससे नॉन टैक्सेबल हो रही है। बट ऑब्वियस है इसके अंदर तो कि भैया अगर यहाँ से टैक्सेबल हो रही है तो बाकी 2 स्टेट से नॉन टैक्सेबल हो रही है। अब वही सही सेम प्रोसीजर आप रिपीट करो। अब बताओ मैम मैंने लिमिट्स डिफाइन करनी है, स्टेप नंबर 1 के हिसाब से लिमिट डिफाइन कर दी। सेकंड स्टेप के हिसाब से लोएस्ट वाली थ्रेशोल्ड से स्टार्ट करेंगे। तो क्या त्रिपुरा में मैं लाइबल हूँ सेक्शन 22? सबसे पहले सेक्शन 24 अप्लाई हो रहा है? नहीं हो रहा जी। सेक्शन 22 अप्लाई हो रहा है? हो रहा है जी। पर क्या सेक्शन 23 बीच में आके बचा रहा है? बचा रहा है, क्योंकि वहां से नॉन टैक्सेबल सप्लाई हो रही है सारी की सारी मिला के। तो इसका मतलब यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कराने की रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है जी। उत्तराखंड की बात करो, 24 लग रहा है? नहीं लग रहा। 22 लग रहा है? बिल्कुल लग रहा है, क्योंकि 20 लाख से ऊपर की हो गई यहाँ पे। पर क्या मुझे 23 बचा पा रहा है? बिल्कुल बचा रहा है, बिकॉज नॉन टैक्सेबल सप्लाई हो रही है, तो यहाँ पे भी रजिस्ट्रेशन कराने की रिक्वायरमेंट नहीं है, सेम एज त्रिपुरा। अब बच्चों असम के ऊपर, मैम क्या 24 लग रहा है? 24 नहीं लग रहा। क्या मेरा 22 लग रहा है? अब मुझे बताओ मैम 22 के हिसाब से ये तो 25 लाख है और ये 40 लाख है, तो इंडिविजुअली तो नहीं लग रहा। दूसरा वाला केस, रजिस्ट्रेशन इन वन स्टेट इक्वल्स टू डीम रजिस्ट्रेशन इन ऑल अदर स्टेट्स। मैम इन दोनों स्टेट्स में तो रजिस्ट्रेशन था ही नहीं, तो इसका मतलब ये वाला कंसेप्ट भी नहीं लग रहा, बिकॉज यहाँ पर तो तब लगता ना जब इन दोनों में से किसी एक के अंदर रजिस्ट्रेशन होता, किसी में भी नहीं है, तो ये वाला भी नहीं लग रहा। तीसरा ब्रह्मास्त्र जो आप यूज कर सकते हो, एग्रीगेटली चेक करो, सारी की सारी टर्नओवर्स को ऐड करके देखो, तो मैम क्या 25 लाख, 20 लाख 10,000 और ये सारे फिगर्स का टोटल करके 40 लाख से ऊपर बनता है? बिल्कुल बनता है। इसका मतलब असम के अंदर आपको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराने की रिक्वायरमेंट है। मैं बेटा सिंपल चीज बता रही हूँ, ये बेसिक आपका 5 स्टेप प्रोसीजर है, जो बच्चा इसको फॉलो करेगा उसका कभी कोई क्वेश्चन गलत होने वाला नहीं है। सेकंड पे आओ,
if the Shivam Enterprises is dealing exclusively in the taxable supply of goods and services only from Assam. अब देखो इस केस के अंदर आपकी घंटी बज जानी चाहिए कि मैम गुड्स के साथ साथ सर्विस की भी बात कर रहे हैं असम से, इसका मतलब अदर स्टेट है, ठीक है जी। ओनली गुड्स वाला क्राइटेरिया ही खत्म, गुड्स प्लस सर्विस दोनों आगे, मैम 40 लाख की एक्सटेंडेड लिमिट नहीं मिलने वाली। दिमाग में घंटी बज जानी चाहिए कि मैम होगी मेरी लिमिट रिवाइज, तो यहाँ पे बेटा 40 लाख जो होगी अब आपकी 20 लाख बन जाएगी। एंड अगेन ये अगर टैक्सेबल है तो बाकी दो स्टेट्स क्या हो जाएगी, मेरी नॉन टैक्सेबल सप्लाई होगी वहां से। सेम सिमिलरली त्रिपुरा का नहीं होगा, उत्तराखंड का नहीं होगा। क्यों नहीं होगा मैम, 24 मेरा लग नहीं रहा, 22 मेरा लग रहा है, पर 23 आके उनको बचा लेता है, तो इन दोनों के अंदर नहीं लगेगा। अब बात करते हैं इसकी बात करते तो बेटा बताओ सबसे पहली चीज, क्या 22 लग रहा है? इंडिविजुअली ही मैम मेरा 22 लगने लग गया। 20 लाख की लिमिट है और यहाँ पे 25 लाख की मैं टर्नओवर करके बैठी हूँ, तो इसका मतलब मुझे इस वाले फेज में जाने की जरूरत नहीं पड़ी। इंडिविजुअली चेक किया तभी मेरा 22 अप्लाई हो गया। क्या मुझे 23 बचा पा रहा है? 23 बचा नहीं पा रहा, बिकॉज मैं टैक्सेबल सप्लाई कर रही हूँ, एग्जेम्प्ट या नॉन टैक्सेबल सप्लाई कर ही नहीं रही। तो इसका मतलब यस, मुझे इस केस के अंदर भी असम में रजिस्ट्रेशन कराने की रिक्वायरमेंट है। अब आ जाओ पॉइंट नंबर 3 पे, कह रहे शिवम एंटरप्राइजेस डील कर रहा है एक्सक्लूसिवली इन द टैक्सेबल सप्लाई ऑफ गुड्स ओनली फ्रॉम असम। इसका मतलब यहाँ तक तो पढ़ के समझ में आ गया कि 40 लाख की लिमिट मिलेगी, पर आगे पढ़ो, कह रहे एंड ऑल्सो अफेक्टेड सप्लाई ऑफ गुड्स टू हरियाणा अमाउंटिंग टू ₹14 लाख। ये क्या पढ़ लिया मैंने, ये कह रहा है साथ साथ में हरियाणा में भी सप्लाई कर रहा है। तो मैम ये आपको क्वेश्चन हिंट कर रहा है कि ये कहीं ना कहीं इंटर स्टेट सप्लाई की बात कर रहे हैं। अगर मेरी सप्लाई इंटर स्टेट हो गई तो इसका मतलब सेक्शन 24 कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन का लगेगा, और एक बार सेक्शन 24 लग गया तो 40 लाख की लिमिट नहीं मिलने वाली, अब लिमिट मिलेगी 20 लाख की। और इस केस के अंदर सीधा सीधा डायरेक्ट आप सेक्शन 24 के अंदर एप्लीकेबल अब हो चुके हो, आप सेक्शन 24 में एप्लीकेबल हो चुके हो। क्या मुझे सेक्शन 23 बचा पा रहा है? नहीं बचा पाएगा। सेक्शन 23 तब बचाएगा अगर मैं एग्जेम्प्टेड या फिर नॉन टैक्सेबल सप्लाई कर रही होती, तो सेक्शन 23 नहीं बचाएगा। इस क्वेश्चन के आंसर के अंदर अगर ये आपसे पूछेगा कि आप 24 के हिसाब से लायबल हो, यस है। क्या हम 22 के हिसाब से लायबल है? 22 के हिसाब से भी लायबल है, बिकॉज वहां पर लिमिट कितनी है, 20 लाख, और मेरी टर्नओवर कितनी हो रही है, 25 लाख की। बताओ क्वेश्चन पूछता है किसके हिसाब से, तो 22 24 दोनों के हिसाब से लायबल हो। और मैं बताती हूँ आपको पूरी कोशिश करनी है सेक्शन 22 के हिसाब से उसको लायबल कराने की। पहले चेक करेंगे इंडिविजुअली, अगर इसके अंदर लायबल नहीं हो पाता फिर हम चेक करेंगे रजिस्ट्रेशन वन स्टेट इक्वल्स टू डीम रजिस्ट्रेशन ऑल अदर स्टेट। इसमें भी लायबल नहीं हो पाता तो फिर मैं चेक करूंगी एग्रीगेटली। अगर इसके अंदर लायबल हो जाता है तो मैं एक लास्ट चांस लूंगी उसको बचा लेने का, नहीं बचाता तो उसको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराने की रिक्वायरमेंट है। अब बताओ बेटा, क्या आपको एक क्वेश्चन समझ में आया? क्या आपको चीज़ें क्लियर हुई कि मुझे किस प्रोसीजर के अंदर अटेम्प्ट करना है? ये 5 स्टेप प्रोसेस है, आराम से करो, कोई क्वेश्चन गलत होने वाला नहीं है। और अब मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बताऊंगी विच इज एक्सपोर्ट का कंसेप्ट। मैम कौन सा एक्सपोर्ट है, कौन सा एक्सपोर्ट की बात करो? देखो मैं आपको समझाती हूँ। जो मैंने यहाँ पे लिखवाया था ना कि सेक्शन 24 चेक करने के लिए एक्सपोर्ट भी लिखा हुआ होगा, तो मैं आपको बता रही हूँ कौन से वाला एक्सपोर्ट यहाँ सेक्शन नंबर 24 में मेंशन है, कौन से वाला एक्सपोर्ट। देखो यहाँ से समझो, एक्सपोर्ट जो होता है बेटा 2 तरीके से होता है, या तो गुड्स का होगा या सर्विस का होगा, या फिर गुड्स प्लस सर्विस दोनों का होगा। पर कौन से वाले एक्सपोर्ट की यहाँ पे बात हो रही है, सेक्शन नंबर 24 कौन से वाले एक्सपोर्ट को कवर करते हैं? तो उसको समझाने से पहले मुझे आपको कुछ टर्म समझानी है। देखो सबसे पहली चीज़ आपकी एक होती है एग्जेम्प्ट सप्लाई, एक होती है आपकी नॉन टैक्सेबल, और एक होती है आपकी निल रेटेड। ठीक है जी। अब ये तीनों की तीनों मेरा सेक्शन नंबर 23 कवर करता है। इसका सिंपल सा कहने का मतलब ये है कि अगर मैं एग्जेम्प्ट सप्लाई, नॉन टैक्सेबल सप्लाई, निल रेटेड सप्लाई करूँ तो सेक्शन 23 आके मुझे बचा ले जाएगा, मेरे को जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराने की रिक्वायरमेंट नहीं है। ये यहाँ तक बात क्लियर है? क्यों? सेक्शन 23 बात करता था एग्जेम्प्ट और नॉन टैक्सेबल। मैं थोड़ा एग्जेम्प्ट के डेफिनेशन में झांक के मैंने देखा तो पता चला कि एग्जेम्प्ट इंक्लूड्स नॉन टैक्सेबल, एग्जेम्प्ट एंड निल रेटेड। इसका सिंपल क्रक्स ये निकल कर आया कि मैम अगर मैं सप्लाई कर रही हूँ एग्जेम्प्ट, नॉन टैक्सेबल या फिर निल रेटेड तो सेक्शन 23 अप्लाई हो जाएगा और जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराने की रिक्वायरमेंट नहीं है। अब बात करते हैं एक्सपोर्ट की। तो बेटा आपको एक चीज़ बता दूँ, एक्सपोर्ट जो है आपको उसको जीरो रेटेड सप्लाई माना गया है एज पर सेक्शन 16। ये सेक्शन 16 कहाँ पे इसका रेफरेंस आएगा? जब मैं आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट आईटीसी वाला चैप्टर पढ़ाऊंगी ना, तो वहाँ पे सेक्शन 16 का रेफरेंस आएगा। वहाँ पे जाके आप एक चीज़ समझोगे कि एक्सपोर्ट जो होता है उसको जीएसटी के अंदर जीरो रेटेड सप्लाई माना गया है। एक्सपोर्ट को जीएसटी में जीरो रेटेड सप्लाई माना गया है। अब मैं वापसी आई सेक्शन नंबर 23 में, मैंने झांक के देखा तो कहीं पे भी यहाँ पे जीरो रेटेड सप्लाई का रेफरेंस
रेफरेंस ही नहीं है। तो अगर मेरा जीरो रेटेड सप्लाई का रेफरेंस ही नहीं है तो इसका मतलब इस पे सेक्शन 23 लगने वाला नहीं है, जो कि मैंने यहाँ पे लिखा कि अगर आपका एक्सपोर्ट है, ठीक है, उस पर सेक्शन 23 नहीं लगेगा। और ये बात मैंने आपको ऑलरेडी क्लियर कर रखी है इंट्रोडक्शन वाले चैप्टर के अंदर ही कि एक्सपोर्ट को जीएसटी के अंदर इंटर स्टेट सप्लाई माना गया। एक्सपोर्ट है ही क्या, मैं यहाँ पे बैठी हूँ दिल्ली में, अगर मुझे अब्रॉड कोई भी सामान पहुँचाना है, इंडिया से बाहर कोई सामान बेचना है, तो मैं उसको एक्सपोर्ट मानूंगी, ठीक है जी। तो इसको मैं इंटर स्टेट सप्लाई मानती हूँ, ठीक है। अब अगर एक बार ये इंटर स्टेट सप्लाई बन गया तो आंख बंद करके इसके ऊपर सेक्शन नंबर 24 लगना चालू हो जाएगा। ये बात क्लियर है, सेक्शन 23 के एम्बिट से बाहर हो गया। क्यों हुआ? क्योंकि सेक्शन 23 में कहीं भी जीरो रेटेड का डिफरेंस, जीरो रेटेड का जिक्र ही नहीं मिला मेरे को, और एक्सपोर्ट मेरा इंटर स्टेट सप्लाई होता है, इसलिए सेक्शन 24 कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन इसके ऊपर डे 1 से लग जाएगा। फिर मैम किस क्या एक्सपोर्ट, यहाँ पे बताती हूँ बेटा। जो मैं आपको एक लॉजिक बिल्डअप करके दे रही हूँ ना, ये मैं बता रही हूँ आपको, कहीं भी देख लेना, किसी भी यूट्यूब पे देख लेना, कहीं भी स्टडी कर लेना, किसी भी बुक का रेफरेंस लेना, ये एक्सप्लेनेशन, ये लॉजिक आपको कहीं नहीं मिलने वाला। अब बेटा क्या हुआ उसके अंदर, एक्सपोर्ट अब किसका, गुड्स का, सर्विस का, बोथ का। सेक्शन 24 कौन से वाले एक्सपोर्ट को कवर करता है? तो बेटा एक नोटिफिकेशन आई अभी एज ऑफ ना, जो नोटिफिकेशन है उसने क्या बताया, अगर आप एक्सपोर्ट कर रहे हो सर्विसेज का, ध्यान रखना एक्सक्लूसिवली सर्विसेज का, तो उसको हमने सेक्शन 24 से बाहर निकाल दिया। हमने कहा उसके ऊपर थ्रेशोल्ड लगेगी 20 लाख की, 20 लाख की थ्रेशोल्ड अगर ब्रीच करेगा तो जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करवाना है, अगर नहीं तो जीएसटी में रजिस्ट्रेशन नहीं करवाना। कौन सी को? सर्विसेज के एक्सपोर्ट को। सिर्फ और सिर्फ अगर आप सर्विस का एक्सपोर्ट कर रहे हो तो आपको सेक्शन 24 एप्लीकेबल नहीं होगा, 22 एप्लीकेबल होगा, थ्रेशोल्ड लिमिट 20 लाख की लगेगी, ठीक है जी। मैम दूसरे केस पे आओ, एक्सपोर्ट अगर मैं कर रही हूँ गुड्स का, या फिर दूसरा केस गुड्स प्लस सर्विस दोनों का कर रही हूँ, उस केस के अंदर मेरा सेक्शन नंबर 24 लगेगा, उस केस के अंदर मेरा कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन लगेगा। तो इसका मतलब जो मैं यहाँ पे बात कर रही थी ना एक्सपोर्ट की, ये एक्सपोर्ट किसका है? सिर्फ गुड्स का या फिर गुड्स एंड सर्विस का। ओनली सर्विस का अगर मैं एक्सपोर्ट कर रही हूँ तो वो सेक्शन 24 में कवर नहीं होता है। और यही चीज़ बेटा मैंने यहाँ पे आपको मेंशन कर रखी है कि ये भी आपको एक रीज़न डाल के आना है। जब भी आप सेक्शन नंबर 24 में बताओगे कि भाई वो एक्स पे सेक्शन 24 जीएसटी में लायबल है, तो बताओ किस रीज़न की वजह से। मैम अगर उसने इनवर्स अप्लाई करी जिस पर टैक्स आरसीए में देना है, या वो एजेंट है प्रिंसिपल के बिहाफ पे गुड्स बेच रहा है, या फिर वो एक्सपोर्ट कर रहा है गुड्स का, या फिर गुड्स और सर्विस दोनों का, और या फिर वो इंटरस्टेट सप्लाई कर रहा है, ये चारों में से जो भी रीज़न है वो आपको रीज़न मेंशन करके आने हैं। तो आई होप आपको एक्सपोर्ट वाली चीज़ भी क्लियर हो गई। अब बेटा मेरे को एक चीज़ बतानी है आपको, आंसर की प्रेजेंटेशन कैसे करनी है। बेटा ऑलवेज बी ऑन सेफ साइड। अगर आपको सेफ साइड रहना है तो हमेशा ये लिख कर आना कि भाई जो भी पर्सन है, लेट्स सपोज ABC XYZ मिस्टर एक्स, वो जीएसटी में लायबल है रजिस्ट्रेशन करने के लिए। दोनों पैरामीटर से बताओ, 22 के हिसाब से भी, 24 के हिसाब से भी। अगर क्वेश्चन कुछ नहीं बोलता तो क्लियर कट। एक ट्रिक क्वेश्चन आता है। ट्रिक क्वेश्चन क्या? कभी कभी क्वेश्चन आपको स्टेट मेंशन ही नहीं करता, तो मैं कौन सी मानूं? अगर मुझे क्वेश्चन स्टेट नहीं बताएगा तो मैं कौन सी मानूं? ऑलवेज एज्यूम इट एज अ नॉन स्पेशल कैटेगरी स्टेट। सीधी सी बात, आपको स्पेशल कैटेगरी स्टेट होगी तो वो खुद बताएगा। अगर कोई भी स्टेट का जिक्र क्वेश्चन में नहीं है तो उसको नॉन स्पेशल कैटेगरी स्टेट बना के चलो। तो आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो जाएगी। बस एक चीज़ मैं आपको इसके अंदर और ऐड ऑन कर देती हूँ कि बेटा जो एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस है ये 20 लाख है। अब आप ये सोचोगे मैम अगर स्पेशल कैटेगरी स्टेट है तो उनके लिए क्या? उनके लिए बेटा लिमिट अप्लाई होती है आपकी 10 लाख रुपीज़ की। बाकी सारे लोगों के लिए 20 लाख की लिमिट जो है वो एप्लीकेबल होगी। तो एक्सपोर्ट भी क्लियर हो गया। एंड ये 5 स्टेप प्रोसीजर है, सब बच्चे अपने नोटबुक में लिख लेंगे। अब इस प्रोसीजर के हिसाब से अपने आंसर्स को सॉल्व करने की कोशिश करो। 101% आपके सारे आंसर्स जो है बिल्कुल करेक्ट तरीके से सॉल्व होंगे। ठीक है जी बेटा, ऑल द वेरी बेस्ट। आई होप कि आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी, अच्छी लगी आपको वीडियो। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो एक छोटा सा अपना प्यारा सा कमेंट जरूर देके जाना, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले आपके लिए कुछ टॉपिक की ऐसी ऐसी वीडियोस बनाना जिससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प हो आपके एग्जामिनेशन में, जिससे आप बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस गेन अप करो और अपने इंटरनल और फाइनल एग्जाम में सबसे बेस्ट मार्क्स सिक्योर करो। बिकॉज बेटा इस बार का मेरा जेन्युइनली टारगेट है हर बच्चे के 80+ मार्क्स आने चाहिए। तो आने चाहिए तो उसके हिसाब से हमें उसमें मेहनत भी करनी है, और आप भी एफर्ट करो, मैं आपसे अच्छा एफर्ट करूंगी, और हम सब मिलके 80+ मार्क्स अपने सिक्योर फॉर शॉर्ट करेंगे। आपको वीडियो अच्छी लगा कि कुछ मैंने इन्फॉर्मेटिव सीखा, तो अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करना, अपने फ्रेंड्स को शेयर करो, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करना।